फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग फर्स्ट ईयर की क्लास में यथार्थता तथा मापक के यंत्रों की परिशुद्धता, एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। किसी माप की यथार्थता वह मान है जो यह बताती है कि किसी राशि का मापित मान उसके वास्तविक मान से कितना निकट है। अर्थात यथार्थता यह बताती है कि जो उसका एग्जैक्ट मान था उस मान के कितने करीब है वो, जबकि परिशुद्धता यह बताती है कि वह राशि किस सीमा तक मापी गई है। यथार्थता किसी भी मापन में सार्थक अंकों की संख्या का बोध कराती है। अर्थात सार्थक अंकों की संख्या अगर अधिक होगी तो उसकी यथार्थता अधिक होगी। आइए इसको जो है एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए ये बुल्स आई गेम, इसमें इस टारगेट में आप देखें जो है कि जो टारगेट है हमारा, वो टारगेट जो है ये है, लेकिन जब हमने इस पर थ्रो किया तो देखिए एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और दो इस किनारे हैं। अर्थात इस टारगेट के हम आसपास भी नहीं हैं और जो हमारे सभी टारगेट पे जो निशाना लिए गए थे यह भी जो है एक दूसरे के आसपास नहीं है। तो इसका मतलब हो गया कि यह निम्न यथार्थता और निम्न परिशुद्धता, मतलब न ही जो है ये यथार्थ है और न ही ये परिशुद्ध है। दूसरे में देखें, दूसरे में हम देख रहे होंगे कि ये जो हमारा टारगेट है ये देखिए यहाँ पर है, लेकिन जब हमने इसमें जो है ये देखिए थ्रो किया है तो ये 1 2 3 4 5 6 ये यहाँ पर थ्रो हुआ। तो आप ये देख रहे होंगे कि ये एक दूसरे के पास पास पड़े हैं लेकिन टारगेट से दूर हैं। तो इसका मतलब हो गया कि इसकी यथार्थता उच्च है लेकिन परिशुद्धता निम्न है। यहां पर देखें ये है टारगेट, लेकिन जो थ्रो किया गया है वो सभी एक ही जगह गिरे हुए हैं। इसमें आप देख रहे होंगे कि ये सभी जो है एक ही जगह गिरे हुए हैं। तो सभी जो है एक जगह गिरे हुए हैं, दिख रहा होगा ये आपको। तो ये सभी रिजल्ट एक दूसरे के पास हैं, अर्थात यह निम्न यथार्थता, लेकिन रिजल्ट सब पास पास हैं, माने जो थ्रो किया गया सब एक ही जगह लगभग गिरे हैं। तो इसका मतलब कि ये उच्च परिशुद्धता है। इसी तरह से इसमें आप देख रहे होंगे कि सभी जो है एक ही जगह टारगेट के पास हैं और एक दूसरे से लगभग टच करते हुए हैं। तो इसका मतलब कि जो हमारा रिजल्ट है वह उच्च यथार्थता और उच्च परिशुद्धता का है। ये देखिए चारों में दिखाया गया था। तो ये बुल्स आई गेम है, तो पहले में निम्न यथार्थता निम्न परिशुद्धता सभी दूर दूर हैं। दूसरे में सभी टारगेट जो थ्रो किए गए हैं वह एक जगह पर लेकिन टारगेट पे पड़ा नहीं है, तो निम्न यथार्थता उच्च परिशुद्धता है। तीसरे में आप देख रहे होंगे कि सभी जो है लगभग पास पास हैं, तो उच्च यथार्थता है लेकिन परिशुद्धता
निम्न है। और आप लास्ट में देख रहे होंगे कि इसमें जो है सभी टारगेट के पास हैं और पास पास हैं, इसलिए उच्च यथार्थता और उच्च परिशुद्धता। जैसे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है। कुछ विद्यार्थियों ने इसके लिए प्रेक्षण निकाले और ये आया निम्नलिखित। जैसे अनुज, इन्होंने निकाला 1.51, 1.54, 1.60, 1.70। कांच का जो अपवर्तनांक है वह 1.5 है, लेकिन इनका रिजल्ट आप देख रहे हैं कि 1.51, 51, 54, 60 और 1 बहुत दूर दूर है। तो रिजल्ट के पास नहीं है, रिजल्ट से बहुत दूर है। इसका मतलब कि यह निम्न यथार्थता और निम्न परिशुद्धता को प्रदर्शित करता है। इप्सिता ने निकाला 1.49, 1.50, 1.51, 1.52। ये 1.5 के अगल बगल ही वैल्यू इसकी आ रही है। और आप देख रहे होंगे कि 49, 50, 51, 52 ये रिजल्ट भी एक दूसरे के आसपास हैं। इसका मतलब कि ये शो कर रहा है कि यह उच्च यथार्थता और उच्च परिशुद्धता को दर्शाता है। जबकि प्रेरणा द्वारा निकाला गया ऑब्जर्वेशन देखें 1.47, 1.48, 1.49, 1.50। तो इसको देख करके आप क्या कहेंगे? रिजल्ट लगभग ठीक है, 1.47, 1.48, 1.49, यानी ये यथार्थ के पास है, लेकिन परिशुद्धता निम्न है। सार्थक अंक किसे कहते हैं? वे अंक जो किसी मापन की परिशुद्धता को प्रदर्शित करते हैं उन्हें सार्थक अंक कहते हैं। केवल वही अंक सार्थक अंक हो सकता है जो मापन में सापेक्ष त्रुटि को प्रभावित करता है। यानी जब हम उसकी परसेंटेज त्रुटि निकालते हैं तो उसके मान को प्रभावित करता है। किसी माप की रीडिंग के वे सभी अंक जो निश्चित होते हैं तथा इनके साथ एक अनिश्चित अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। मतलब जो भी वैल्यू हम निकालते हैं, जैसे 3.52 निकाला तो 3.52 में 2 जो है संदिग्ध वैल्यू है, क्योंकि 3.52 में हो सकता है कि वह 2.1 या उसके पहले के बीच में आ रहा हो। तो इसलिए एक डिजिट जो है यह संदिग्ध डिजिट है और यह भी सार्थक अंक में आता है। सार्थक अंक किन किन बातों पर निर्भर करते हैं? डिपेंडेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सार्थक अंकों की संख्या मापक यंत्रों के अल्पतमांक पर निर्भर करती है, अर्थात जिसका अल्पतमांक जितना ही कम होगा उसमें सार्थक अंक उतने ही अधिक होंगे। जैसे एक छड़ की लंबाई नापी गई मीटर पैमाने से, बर्नियर कैलिपर से और स्क्रू गेज से। मीटर पैमाने से नापा गया तो इसका अल्पतमांक 0.1 सेंटीमीटर, जबकि नापा गया तो आया 7.5 सेंटीमीटर। बर्नियर कैलिपर से निकाला गया तो जब बर्नियर कैलिपर से निकाला गया तो इसका अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर, तो 7.51 दशमलव के दूसरे स्थान तक आया। जब स्क्रू गेज से निकाला गया तो दशमलव के तीसरे स्थान तक आया। तो इस तरह आप इसमें देख रहे हैं कि मीटर पैमाने से हम एक्यूरेट 0.1 सेंटीमीटर तक, यानी 1 सेंटीमीटर के 10वें हिस्से, बर्नियर कैलिपर से 1 सेंटीमीटर के 100वें हिस्से और स्क्रू गेज से 1 सेंटीमीटर के 1000वें हिस्से को मेजर कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि जो स्क्रू गेज से नापा गया यह ज़्यादा यथार्थ है और इसमें सार्थक अंकों की संख्या भी अधिक है। देखें 1, 2, 3, 4, तो सार्थक अंकों की संख्या अधिक होगी, तो इसका मतलब हो गया कि वह ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट देगा। दशमलव बिंदु की स्थिति का सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे 2.52 सेंटीमीटर में निकाला, इसको हम लिख सकते हैं 25.2 मिलीमीटर या 0.0252 मीटर। तो तीनों में ही आप देख रहे होंगे, तीनों ही माप में सार्थक अंकों की संख्या 3 है, अर्थात दशमलव बिंदु अगर इधर उधर होता है तो सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी माप में सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होगी वह माप उतनी ही अधिक यथार्थ होगी।
जैसे एक चिड़ियाघर में एक हाथी का वजन लिया गया और उसका भार आया 3500 किलोग्राम, 3500 किलोग्राम। अब इस भार को हम कई तरीके से देख सकते हैं। सपोज कर लीजिए कि यह जो है, एक बार हम देखें कि 3500 किलोग्राम तो आया, हो सकता है कि यह 3400 और 3600 के बीच में हो। तो इसका मतलब कि 3600 और 3400 से अगर 3500 का डिफरेंस देखें तो 100 किलोग्राम का अंतर आ रहा है। अर्थात इसमें जो यथार्थता है वह 100 किलोग्राम तक की है, लेकिन जो रीडिंग आपकी है उस रीडिंग में देखें, जैसे इस भार को मुख्य तरीके से लिख सकते हैं 3.5 10 पावर 3 किलोग्राम, 3.50 10 पावर 3 किलोग्राम, 3.500 10 पावर 3 किलोग्राम, तीनों सेम है। लेकिन अगर आप इसमें देखें तो 3.5 इंटू 10 पावर 3 किलोग्राम जो दिखाया गया है, तो इसमें जो है ये 3.5 10 पावर 3, तो इसमें अगर हम निकालें तो ये इसका आएगा 0.1, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 100 किलोग्राम। अर्थात यह ज़्यादा यथार्थ नहीं है। यह दूसरे में देखें 3.50, तो इसमें जो है ये निकालने पर आया 10, अर्थात इसमें जो अंतर आ रहा है वो 10 किलोग्राम के आसपास की यथार्थता है। मतलब कि जो मेजरमेंट है ये लगभग 3500 है, तो 3490 या फिर 3510 इसके बीच में आया ये। इसी तरह से अगर हम तीसरे का देखें तो जो दिखाया गया है कि 3.500 10 पावर 3 किलोग्राम, तो ये 0.001 इंटू 1000 और इस तरह से आ गया ये 1 किलोग्राम। अर्थात यह जो है 3499 किलोग्राम या 3501 किलोग्राम इसको प्रदर्शित कर रहा है। इसका मतलब है कि जो हमारा तीसरा मेजरमेंट है 3.500 और इंटू 10 टू द पावर 3 किलोग्राम, इसमें ज़्यादा यथार्थ है। तो यही कहा गया है कि अगर सार्थक अंकों की संख्या अधिक होगी तो वह माप उतना ही ज़्यादा यथार्थ होगा। किसी माप में सार्थक अंक जितने अधिक होंगे उसकी माप में प्रतिशत त्रुटि उतनी ही कम होगी, जो एरर आती है वह एरर उतनी ही कम आती है। जैसे एक पटरी की लंबाई मीटर स्केल वर्नियर कैलिपर्स स्क्रू गेज से मापा गया, तो पाठ्यांक क्रमशः 2.5 सेंटीमीटर, 2.52 सेंटीमीटर और 2.520 सेंटीमीटर मिला। अब इसमें अगर आप देखें तो जो हमारे तीनों ऑब्जर्वेशन मिले हैं, इन तीनों ऑब्जर्वेशन में 2.5 सेंटीमीटर में सार्थक अंक 2 हैं, 2.52 में 3 है और इसमें 4 हैं। अगर हम एरर निकालें तो मीटर स्केल से जो निकाला था ये 0.1 अपॉन 2.5 इंटू 100 तो 4%, वर्नियर कैलिपर से निकाला 0.01 अपॉन 2.5 टू 100 और ये लगभग आएगा 0.396 आएगा, लगभग 0.4%। स्क्रू गेज से सेकेंड जो वर्नियर कैलिपर से निकाला गया इसमें 0.01 अपॉन 2.52 इंटू 100 तो ये 0.396 है, ये लगभग 0.4%। इसी तरह स्क्रू गेज से जो निकाला गया 001 अपॉन 2.520 इंटू 100 तो ये 0.04 आया। तो अब आप देख रहे हैं कि इसमें सार्थक अंक 2 हैं तो एरर आई है 4%, इसमें 3 हैं 0.4, इसमें 4 हैं तो 0.04%। तो इससे क्लियर हो रहा है कि जिस मेजरमेंट में सार्थक अंक जितने अधिक होंगे उसकी माप में प्रतिशत त्रुटि उतनी ही कम होगी। सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम, कुछ नियम हैं जिनको फॉलो करते हैं। तो ये क्या क्या हैं? प्रत्येक अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। अशून्य अंक समझ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरह के जो नंबर हैं, ये प्रत्येक अशून्य अंक जो है ये सार्थक अंक है। जैसे देखिए ये जो नंबर आपका ये देखिए 7 8 6 और इसमें जो है 2 4 और 5, तो इस तरह से इसमें सार्थक अंकों की संख्या हो गई 5। 1 2 3 6 में सार्थक अंक, इसमें भी जो है 4 1 2 3 4 अंक है, तो इस तरह से ये हो गया 4।
तो प्रत्येक अशून्य अंक सार्थक अंक कहे जाते हैं। अब देखिए सेकंड में, दशमलव तथा दशमलवहीन, यानी कुछ नंबर दशमलव वाले होंगे और कुछ बिना दशमलव वाले होंगे। दोनों प्रकार की संख्याओं में अशून्य अंकों के बीच, अशून्य मतलब कि दो अशून्य अंकों के बीच आने वाले सभी शून्य भी सार्थक अंक में गिने जाते हैं। जैसे इसमें देखिए 460505, तो ये 5 अशून्य है और 4 भी अशून्य है। इसके बीच में जो जीरो आए हैं यह सार्थक अंक में गिने जाएंगे। तो इसमें देखें 1 2 3 4 5 6, तो सार्थक अंकों की संख्या 6। इसी तरह से ये डेसिमल वाला नंबर है 10.6305, तो इसमें भी जो है सार्थक अंकों की संख्या 6 है। अर्थात दशमलव तथा दशमलवहीन दोनों प्रकार की संख्याओं में अशून्य अंकों के बीच जो भी शून्य आएंगे वह सार्थक अंक में गिने जाएंगे। दशमलवहीन संख्या में अशून्य अंक के दाएं ओर अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंकों में नहीं गिने जाते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, दशमलवहीन संख्या में यानी जिसमें दशमलव नहीं है में अशून्य अंक के दाएं ओर अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंकों में नहीं गिने जाते। जैसे इसमें देखिए 435035.00, इसमें सार्थक अंक की संख्या 6। किंतु यदि दी गई संख्या किसी वास्तविक मार्क पर आधारित है तो अंत के सभी शून्य सार्थक अंक में गिने जाएंगे। जैसे 200 मीटर, तो 200 मीटर में 2 और 00 3 हो गए, तो सार्थक अंक हो गए 3। अगर यह 200 मीटर नहीं सिर्फ 200 सिर्फ लिखा होता तो जो बाद का 00 है वह सार्थक अंक में नहीं गिना जाता, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या सिर्फ होती 1। चौथा नंबर है अशून्य अंकों के दाहिनी ओर के सभी शून्य अंक परंतु दशमलव बिंदु के बाएं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे 8630.00 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 4 है। दशमलव वाली संख्या में यदि दशमलव बिंदु के पहले बाईं ओर कोई अशून्य अंक नहीं है, बाईं तरफ लेफ्ट साइड कोई अशून्य अंक नहीं है अर्थात 0 है, तो दशमलव बिंदु के बाद आने वाले अशून्य अंक से पहले तक के सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते। जैसे 0.00308, तो डेसिमल के बाद 0.008 जो आया 0.00308, तो जो पहले दशमलव के बाद 2 शून्य आया है जो अंडरलाइन किया हुआ है, ये दोनों शून्य सार्थक अंक में नहीं गिने जाएंगे, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या हो गई 3। 308 का 3 आ गया। नंबर 6, दशमलव संख्या में दशमलव बिंदु के बाद अंत में अशून्य अंक के दाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे देखिए 6.1000900, तो अब इसमें 9 के बाद जो 00 आया है यह सार्थक अंक में गिना जाएगा, तो अब इसमें देखिए सार्थक अंकों की संख्या हो गई 7। एक नोट है कि जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो इसमें जो हम आंसर लिखते हैं यह आंसर हमारा सार्थक अंकों के शब्दों में होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, पहला देखें, विभिन्न मापों को जोड़ते अथवा घटाते समय जो अंतिम परिणाम आता है उसमें दशमलव के बाद उतने ही अंक रखे जाते हैं जितने कि दशमलव के बाद सबसे कम अंकों वाली माप में होती है। जैसे कि एग्जांपल है कि 2.1 मीटर, 1.78, 2.046 मीटर, इसको जोड़ा गया तो 5.926 मीटर आया। अब देखें, पहले में सार्थक अंक 2 हैं, दूसरे में 3 हैं, तीसरे में 4 हैं, तो कम से कम सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 2 है। अर्थात दशमलव के एक अंक तक ही हम आंसर लिखेंगे। तो अब ये 5.926 में से 6 और 2 हटा तो ये आ गया आपका 5.9 मीटर, तो ये आंसर हो गया हमारा। सेकेंड, विभिन्न मापों को गुणा अथवा भाग करने पर प्राप्त जो गुणनफल या फिर भागफल होता है उसमें केवल उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए जितने की सबसे कम सार्थक अंकों वाली माप में है। जैसे एरिया निकाला हमने, तो एरिया इक्वल टू क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इसमें
लंबाई है 4.3 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 3.12 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई किया तो 13.416 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला। अब देखें, पहले आपने जो देखा कि इसकी जो लंबाई है, ये लंबाई कितनी है 4.3 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 3.12। तो पहले में सार्थक अंक 2 है, दूसरे में सार्थक अंक 3 है। पहले में दशमलव के बाद 1 है, दूसरे में दशमलव के बाद 2 है। तो जो हमारा आंसर होगा वह 2 डिजिट में ही होगा, तो 13.416 आया। तो इस तरह से 2 डिजिट में जब इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। राउंडिंग ऑफ इनसिग्निफिकेंट फिगर्स इन रिजल्ट। कोई भी रिजल्ट जब हम निकालते हैं तो उसको राउंड ऑफ करते हैं। उस राउंड ऑफ करने के लिए भी कुछ नियम है, अर्थात परिणाम में निरर्थक अंकों का जो पूर्णांकन है ये क्या है। जैसे देखें, निरर्थक अंकों को छोड़ते समय यदि छोड़े गए अंकों में प्रथम अंक 5 से छोटा है तो रखे गए अंकों में अंतिम अंक अपरिवर्तित रहता है। अब जो नंबर है, ये नंबर है हमारा 5.82 ये जो है, और इसमें हम 2 डिजिट में इसका आंसर चाह रहे हैं। तो जब 2 डिजिट में चाह रहे हैं तो इस तरह से ये कहा गया है कि अगर 5 से छोटा है तो छोड़ देंगे। तो यहां पर 5.82 है, तो 5.82 है तो 2 जो है 5 से छोटा है, इसलिए इसको छोड़ देंगे तो यह आ जाएगा 5.8। ये जो है 5.8 आ जाएगा। इसी तरह से दूसरा देखें, 3.454 है। अब इसमें 5 के पहले 4 है, तो ये 4 5 से कम है, इसका मतलब जब ये हटेगा तो इसकी वैल्यू हो गई 3.45, अर्थात ये बाएं तरफ की जो डिजिट है यह अपरिवर्तित रहेगी। इसी तरह सेकंड देखें, यदि छोड़े गए अंकों में प्रथम अंक 5 से बड़ा है तो रखे गए अंकों में अंतिम अंक में 1 जोड़कर लिखते हैं, 1 बाएं तरफ बढ़ा देंगे। जैसे 6.87 2 डिजिट में लिखना चाह रहे हैं, तो 7 जो है वह 5 से बड़ा है, तो इसमें 1 बढ़ जाएगा तो ये 6.9 हो गया। इसी तरह से 3.458 है, तो इसमें 3 डिजिट में हम रखना चाह रहे हैं, तो ये 8 जो है ये हटेगा और इसके बदले में 5 का ये हो जाएगा 6, तो 3.46 हो जाएगा। इसी तरह यदि छोड़े गए अंकों में प्रथम अंक 5 है अथवा 5 के बाद 0 है, 5 है या फिर उसके बाद 0 है, तो रखे गए अंकों में यदि वह विषम है, मतलब बाएं तरफ का जो नंबर है विषम है, तो 1 जोड़ देंगे और अगर सम है तो छोड़ देंगे, अर्थात अपरिवर्तित रहेगा। जैसे 16.351, तो इसमें देखिए 5 के बाद जो है 1 है और 5 के पहले 3 है, तो 5 के पहले 3 है जो यह विषम संख्या है, तो 5 जब हटेगा तो इसमें 1 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 16.4। यदि छोड़े गए अंकों में प्रथम अंक 5 है और इसके पश्चात कुछ अशून्य अंक हैं तो रखे गए अंक के अंत में अंतिम अंक में 1 जोड़कर लिखा जाएगा, चाहे वह संख्या सम है चाहे विषम है। जैसे इस एग्जांपल में देखें, ये जो पहला नंबर है, पहला नंबर हम देख रहे हैं कि ये है हमारा 3.47502। अब इसमें इस 5 के बाद 2 नंबर हैं, अब 5 के पहले 7 है, ये विषम है। जब विषम है तो अब ये देखिए 7 का ये हो जाएगा 8। इसी तरह से 48536 है, 5 के लेफ्ट में जो है ये 8 है और 8 कैसा नंबर है, इवन है, सम है, तब भी जो है यह 5 कट करके 8 का 9 हो गया, तो इस तरह से 3.49। तो यही कहा गया है कि यदि छोड़े गए अंकों में प्रथम अंक 5 है और इसके पश्चात कुछ अशून्य अंक हैं तो रखे गए अंक के अंतिम अंक में 1 जोड़कर लिखा जाएगा, चाहे संख्या सम है या विषम।